स्टूडेंट्स, भंडार भंडार के बारे में बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे भंडार उपस्थित है जिनका यूज हम फ्यूचर में बहुत ही अच्छी तरीके से संसाधन के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि जल, हमारे पास में पीने के लिए जल है और बहुत सारा जल हमारा समुद्रों में भरा हुआ है, तो उसका यूज भी हम आने वाले फ्यूचर में संसाधन के रूप में कर सकते हैं। जैसे अपने पाइप में डाल सकते हैं। ये दो ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिन्हें हम फ्यूचर में अगर हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है तो इसका यूज हम एरोप्लेन, गाड़ी, बाइक, फैक्ट्रियां चलाने में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आज के समय में हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका प्रयोग हम इस भंडार को यूज करने के लिए कर सकें। इसलिए हमारे पास में आज के समय में जो संसाधन है, जीवाश्म संसाधन है, उसका यूज हम कर रहे हैं और कुछ लालची लोग इसका यूज अपने फायदे के लिए बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है। चौथे नंबर पर आता है संचित भंडार। संचित भंडार ये भंडार का एक रूप है। कुछ भंडार हमारे पास में संचित रूप में अभी एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो संचित भंडार हमारी पहुंच से थोड़ा सा बाहर है। तो फ्यूचर में आशा है कि संचित भंडार को भी हम अपने यूज में संसाधन के रूप में यूज के लिए हम लाएंगे। तो ये सारणी देखिए, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधनों का वितरण किस तरह से किया हुआ है और कैसे कैसे संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। संसाधन एक प्राकृतिक होते हैं और नंबर 2 पर होते हैं मानवीय। प्रकृति के बारे में आप सभी जानते होंगे, प्रकृति कितनी सुंदर है। हम चारों तरफ देखते हैं, हमारी प्रकृति है। ये पेड़ पौधे, झरने, नदियां, सूरज, चांद, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। तो हमें जो प्रकृति द्वारा है, ईश्वर ने जो हमें निःशुल्क बिल्कुल फ्री में जो संसाधन दिए हैं वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में उदाहरण के लिए हम बताते हैं, इसमें हमारा जल आ जाता है, वायु हमें मिलती है सांस लेने के लिए, वो प्राकृतिक संसाधन है हमारे। डीजल, पेट्रोल वगैरह ये क्या है? प्रकृति ने दिए हैं। इसमें भी 2 पार्ट बने हुए हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से हैं? जो नए संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य पुराने संसाधन, यानी इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। और ये नवीकरणीय योग्य संसाधन, इसमें 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। सतत प्रवाह। सतत प्रवाह का मतलब क्या है? जैसे पवन, जल, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। नंबर 2 जैव संसाधन। जैव जीव के बारे में मैंने बताया था, जिसमें सांस लेते हैं, जीवन होता है, जीवन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वन्य जीव आ जाते हैं हमारे इसमें। और प्राकृतिक वनस्पति आती है इसमें। प्राकृतिक वनस्पति में क्या आते हैं? वन वगैरह आते हैं। वन का यूज करते हैं ना, लकड़ियों का यूज करते हैं। वनों में हमें बहुत सारी लकड़ियां मिलती हैं, गोंद मिलती हैं, रॉड मिलती है, और क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। ये सब हमें मिलते हैं वनों से, प्रकृति से। ये सब निःशुल्क मिले हैं, लेकिन कुछ लालची मानव ने, इंसानों ने अपने यूज के लिए इसका अंधाधुंध कटाई करी है, और जिसकी वजह से हमारा जो दैनिक टेम्परेचर है, ग्लोबल हम टेम्परेचर देखते हैं, हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? पृथ्वी गर्म हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इससे 2 सबसे बड़े नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमारे जो ग्लेशियर्स है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, बर्फ पिघलेगी और वो बर्फ का पानी नदियों में आएगा, तो फिर नदियों की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और जब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? उसके आसपास के, समुद्र के आसपास के जितने भी देश होंगे वो जलमग्न हो जाएंगे, वहां सब कुछ तबाही मचेगी। और दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी भूमि है, मिट्टी है, वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। रेगिस्तान बन जाएगा तो हमारे लिए फसल उगाने के लिए जमीन नहीं होगी। ठीक है, तो जमीन नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ से इसमें एनवायरनमेंट के साथ यदि मानव खिलवाड़ इस तरह से करता रहा तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक होगा, और हमारी पीढ़ियां ऐसे एनवायरनमेंट, ना हमें पीने के लिए पानी मिलेगा और ना इतना शुद्ध वायु मिल पाएगी। दूसरे अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इसमें सारे पुराने संसाधन लाखों सालों पहले
जब पृथ्वी के अंदर जो खनिज तत्व दब गए थे, जो जीव जंतु दबे थे, उसी से क्या बन रहा है, ये हमारा जीवाश्म ईंधन बनता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब हम यूज करते हैं और ये केवल एक बार के यूज करने से ही सारा नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें इसका यूज बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, अचक्रिय और पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब क्या होता है, जिसे हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं पुनः चक्रीय। और अचक्रीय जिसका यूज हम एक बार करने के बाद में वो समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, जीवाश्म ईंधन आता है उसमें, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जब हम इसका यूज करते हैं एक बार, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इधर आते हैं मानवीय, जो मानव अपने संसाधनों का यूज किस तरह से करता है। मानव ने संरचनाएं की हैं, यानी बना, संरचना का मतलब बनाया है, कुछ भी चीजें बनाई हैं वो मानव द्वारा निर्मित संसाधन कहलाता है। एवं संस्थाएं, संस्थाएं क्या है, जो ग्रुप्स बनाए हैं उन्होंने, समाज का निर्माण किया है। संरचनाएं में क्या आता है, इसमें ये शर्ट मानव ने बनाई है, टेबल, मेज, घड़ी, ये मकान, ये सब किसने बनाया है, मानव ने। मात्रा एवं गुणवत्ता, तो उसकी क्वालिटी क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी गुणवत्ता की उसने जांच की है। तो ये सभी मानव द्वारा निर्मित संसाधन है और हमें प्राकृतिक संसाधनों का यूज बहुत ही सावधानी के साथ में करना चाहिए। इन संसाधनों की यूज की वजह से जो हमारा समाज है वो दो भागों में बट गया है, दो पार्टों में बट गया है। कैसे, संसाधन संपन्न, जिन लोगों के पास में संसाधन अधिक मात्रा में आए, उन्होंने संसाधनों को इकट्ठा कर लिया और अपने पास में स्टोर करके रख लिया। सपोज करो किसी व्यक्ति को हम वन में छोड़ दें कि निकालो जितना भी तुम्हें यहाँ से वन से संपदा निकालनी, तो वो क्या करेगा, पहले अपने यूज के लिए करेगा कि मुझे खाने के लिए इतना सामान चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो उसके मन में लाया जाएगा कि मैं कम से कम 1 महीने का राशन और इकट्ठा कर लूँ। उसने पेड़ों को काटना शुरू किया और उसके बाद में उसने क्या किया, और भी ज़्यादा फिर इस माल को सप्लाई करूँगा तो मेरे पास अधिक मात्रा में पैसा आएगा। इसी तरह से संसाधन संपन्न, कुछ लोगों ने संसाधन को अपने पास इकट्ठा किया और उसका व्यापार करना शुरू किया था, पूरी तरह से उसका यूज किया, उसे बेचना शुरू किया और उससे बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लेकिन उससे हमारे लिए नुकसान होगा। नंबर 2, संसाधनहीन, जिनके पास में संसाधन नहीं है। इनका मतलब क्या है, जिन्हें संसाधन नहीं मिले, अर्थात अमीर और गरीब। ये संसाधन संपन्न अमीर हुए और संसाधनहीन, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो गरीब व्यक्ति। जैसे कि हम देखते हैं एक व्यक्ति के पास में 10-10 गाड़ी होती हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, वो ऐसी तो नहीं बन जाते, इसमें बहुत सारी लकड़ी लगती है, कांच लगता है, शीशा लगता है, लोहा लगता है, वो सब क्या हमारी पृथ्वी के अंदर से ही आ रहा है, हमारा संसाधन है। एक ही व्यक्ति उसका यूज कर रहा है। और एक तरफ देखते हैं एक व्यक्ति की छोटी सी झुग्गी है, उसके पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छी गाड़ी है, तो उसके पास संसाधन कितने हैं, सीमित मात्रा में, बहुत कम संसाधन है। इसलिए 2 वर्गों में बढ़ गया हमारा समाज, संसाधन संपन्न अमीर और दूसरा संसाधनहीन यानी गरीब व्यक्ति। सतत कोशीय विकास, अब हमने एनवायरमेंट को बचाने के लिए सतत कोशीय विकास की शुरुआत की। इसका अर्थ क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, यानी हम विकास तो करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन उससे क्या हो, हमारे एनवायरमेंट को, हमारी पृथ्वी को, हमारे वातावरण को कोई नुकसान ना हो। जैसे कि मैंने बताया था, अभी हमारे पास में बहुत अधिक मात्रा में सोलर की जो एनर्जी मिलती है हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में, जैसे गुजरात है, राजस्थान है। अगर हम चाहें तो सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक मात्रा में यूज करके अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है और हमें भरपूर मात्रा में एनर्जी भी मिल सकती है। कुछ जगहों पर पवन चक्कियों का यूज किया जाता है और सोलर सेल का यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही अभी सीमित मात्रा में इसका यूज हो रहा है। तो सतत कोशीय विकास क्या था, पर्यावरण को नुकसान, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए पर्यावरण को, और विकास हम प्रगति करें, डेवलपमेंट करें भविष्य की पीढ़ियों के लिए। कहने का मतलब क्या है कि हम विकास भी करें, अपना यूज भी करें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम एनवायरमेंट को बचाकर रखें।
रखें, यानी पर्यावरण को बचाकर रखें। अगर हम सब कुछ अभी समाप्त कर देंगे, सारा यूज कर देंगे एनवायरमेंट को, सारे संसाधन अभी खत्म कर देंगे, तो हमारी पीढ़ियों के लिए क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जल का हम कितनी बुरी तरह से यूज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे, गाँव में चले जाओ या फिर शहर में देखो, सबमर्सिबल लग रहा है आजकल और लोग उसका बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, उसको चला कर छोड़ देते हैं और वो पानी कहाँ जाता है? वाष्पन के द्वारा आकाश में चला जाता है, मतलब बादलों में चला जाता है और फिर वो नदियों के द्वारा समुद्र में जाकर मिल जाता है, वो पानी खारा हो जाता है। इसलिए हमारी पीढ़ियों को क्या है? पानी की कमी पड़ती जा रही है, यानी पानी जल का स्तर जो है, वाटर लेवल, वो धीरे धीरे नीचे हो रहा है। हमें भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचना है कि हमारी पीढ़ी भी आएंगी और उन्हें संसाधनों के रूप में हम क्या सौगात देंगे। उसका यूज हम अगर अभी से कर लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में सम्मेलन हुआ था। 100 से भी अधिक देश थे इसमें। ये कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, यानी हमारे पर्यावरण को बचाने का इसका उद्देश्य था। और अधिक विकास, यानी हम जो डेवलपमेंट करें, विकास करें, उसका अधिक से अधिक प्रयास हम करें। ठीक है, तो हमें विकास भी करना है लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है। अब हम आगे देखेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, कि हमें अपने संसाधनों का अरेंजमेंट किस तरह से करना है, हमें जो संसाधन है उनका बंटवारा किस तरह से करना है और कहाँ पर किस संसाधन को यूज करना है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ हमारे राज्य हैं जिनके पास में कुछ संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जिनके पास में संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में है। जैसे यदि हम राजस्थान में चले जाएं तो हमें वहाँ पर सोलर की लाइट मिलेगी, ये सोलर सूर्य की ऊर्जा मिलेगी भरपूर मात्रा में, पवन ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलेगी, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है। ऐसे यदि हम उत्तराखंड की तरफ चले जाएं, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, तो वहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन और बहुत सारे संसाधनों की वहाँ पर कमी, क्लाइमेट जगह नहीं मिलती है वहाँ पर। कुछ जगह पर साउथ की तरफ चले जाए, मसाले वगैरह वहाँ पर काफी मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है? इनका बंटवारा करना है। उसे क्या कहते हैं? नियोजन, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस तरह से सपोज करो मेरे पास में कोई चीज एक्स्ट्रा है और पड़ोसी के पास में वो चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मेरे सपोज करिए मेरे पास बर्तन है बहुत सारे और पड़ोसी के पास में खाना है, उसके पास बर्तन नहीं है, तो क्या करेगा? हम सोचेंगे उसे थोड़ा सा बर्तन दे दे और उससे खाना ले ले, तो ये क्या होगा? हमारा दोनों का ही काम चलता रहेगा। उसके पास बर्तन की कमी नहीं पड़ेगी और हमें खाना भी मिलेगा। इसी तरह से क्या है? नियोजन, हमें एक रणनीति बनानी है और उसका नियोजन करना है। ठीक है, यदि हम इसी तरह से नियोजन करेंगे तो हमें हमारे जो संसाधन है वो कम नहीं पड़ेंगे और सभी राज्यों को संसाधन बराबर मात्रा में मिलते रहेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही यह शुरुआत की गई है कि संसाधनों का उपयोग कम से कम किया जाए, यानी इनका यूज बिल्कुल जहाँ पे जरूरत है वहीं पर इनका यूज किया जाए, इनकी बर्बादी नहीं की जाए और संसाधनों का संरक्षण किया जाए। जो संसाधनों की अंधाधुंध यूज हो रहा है, हम देख रहे हैं पेड़ कट रहे हैं, अंधाधुंध डीजल पेट्रोल हम खपत करते जा रहे हैं, उनका यूज हम कम से कम करें। इससे हमें क्या होगा? हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा और आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी।